मेरा नाम हर्षिता है। मैं शहर की रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने हमेशा अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे। मुझे लगता था कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से होगी जो शहर में बड़ा नाम रखता हो, ऊंची नौकरी करता हो और आधुनिक सोच वाला हो। लेकिन जिंदगी ने जो कुछ लिखा था वह मेरी कल्पना से बहुत अलग था। जब मेरे घर पर मेरी शादी का रिश्ता आया तो मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। रिश्ता एक अच्छे परिवार से था, एक गांव के परिवार का। लेकिन यह कोई साधारण परिवार नहीं था। लड़का शिक्षित था, शहर में नौकरी करता था और घर में सिर्फ उसके पिता रहते थे, यानी कोई सास, कोई देवर, ननद नहीं। मम्मी पापा को यह बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। कम मेंबर का घर, बेटे को कोई झंझट नहीं। लेकिन मैं भीतर ही से खुश नहीं थी। मेरा दिल गांव की जिंदगी के लिए नहीं बना था। मुझे शहर की चकाचौंध, वहाँ की भीड़ और आज़ादी पसंद थी। फिर भी मम्मी पापा के चेहरे की खुशी देखकर मैं चुप रही। उन्होंने कहा कि बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, सुबह शहर जाता है, शाम को लौट आता है, अपने पिता की सेवा करता है, घर बड़ा है, ससुर जी शरीफ और बूढ़े हैं। बस यही दो लोग हैं उस घर में। मैंने अनमने मन से हामी भर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, सब लोग उत्साहित थे। बस मैं नहीं। शादी के दिन जब मैंने पहली बार अपने होने वाले पति को देखा तो सच कहूँ तो वह वाकई बहुत अच्छे लगे। साधारण पर स्मार्ट, विनम्र और आत्मविश्वासी। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था। तब लगा शायद जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं होगी। शादी बड़े ही सादे और शांत वातावरण में हुई। गांव की हवा, मिट्टी की खुशबू और गांव वालों का अपनापन, सब कुछ नया था मेरे लिए। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो गांव की औरतों ने मेरे बहुत स्वागत किया। घर में मिठाइयाँ बटी, गीत गाए। मेरे ससुराल बहुत बड़ा था, ऊंची दीवारें, खुला आंगन और बीच में एक पुराना नीम का पेड़। घर के अंदर सादगी थी, लेकिन सफाई और अनुशासन का एक अजीब सा एहसास। मेरे ससुर जी वहीं बैठे थे, एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए। उन्होंने जैसे ही मेरी आहट सुनी उन्होंने कहा कि आ गई बहू। मैंने झुककर उनके पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि खुश रहो बेटा। घर में रौनक आ गई। वह बहुत शांत और नम्र स्वभाव के थे। बस एक दुख था कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले उन्हें मोतियाबिंद हुआ था, लेकिन इलाज देर से होने की वजह से अब वह कुछ नहीं देख सकते। पहले कुछ दिन मुझे सब कुछ बहुत नया और अलग लग रहा था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, घर के काम करना और ससुर जी की सेवा करना, यह सब धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बन गया। मेरे पति हर सुबह शहर निकल जाते और शाम को थककर लौटते। मेरे पति बहुत अच्छे थे। दिन शादी की रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखना होगा हर्षिता। जब से माँ नहीं रही हैं, मैं ही उनका सब कुछ हूँ। अब तुम भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा हो। मैंने सिर हिलाया और कहा कि आप निश्चित रहिए, मैं उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि बस यही तो बात मुझे तुम्हें पसंद आई है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। गांव का माहौल, घर की दिनचर्या और ससुर जी की आदतें, सब कुछ मुझे समझ में आने लगा। ससुर जी बहुत बातें करते थे। वह मुझे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाते, किस तरह वह अपने बेटे को पालने के लिए मेहनत करते थे, कैसे उन्होंने अपने खेत और घर संभाले। कभी कभी जब मैं रसोई में काम कर रही होती तो लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन तुरंत ही याद आता नहीं, ससुर जी देख नहीं सकते। एक दिन मैं किचन में थी और बाहर बरामदे से आवाज़ आई, बहू ज़रा पानी दे दो। मैंने गिलास में पानी भर कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची मुझे लगा कि उनके चेहरे का रुख सीधे मेरी तरफ है, जैसे वह मुझे देख रहे हो। मैंने मन ही मन सोचा, नहीं हर्षिता, ऐसा मत सोचो, शायद सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मेरे पति अपने काम में व्यस्त रहते और ससुर जी का पूरा दिन मुझसे बातें में या अपने कमरे में बीतता। वह अच्छे थे, लेकिन उनके कुछ व्यवहार अजीब लगने लगे थे। कभी कभी मैं पास खड़ी होती तो वह बिना मेरी आहट के बोल उठते, तुम यही हो ना बहू। मुझे हैरानी होती कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं आसपास हूँ, लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया। शायद इसीलिए क्योंकि वह मेरे ससुर थे और मैं नई नई दुल्हन थी। दिन बीतते जा रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब सी बेचैनी रहती। ससुर जी कभी कभी ऐसे व्यवहार करते जैसे उन्हें सब कुछ दिखता हो। एक दिन सुबह मैं पूजा कर रही थी, सामने दिया जल रहा था और मेरी आंखें बंद थी। तभी मैंने पीछे से किसी की आहट सुनी। मैंने बिना मुड़े कहा कि ससुर जी, आपको कुछ चाहिए? उनकी आवाज़ आई, नहीं बहू, बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम पूजा कर रही हो या नहीं। मैं ठिठक गई। देख रहा था, ये शब्द मेरे कानों में गूंज गए। मैंने तुरंत पलटकर उनकी ओर देखा। वे शांत मृदा में बैठे थे, जैसे कुछ कहा ही न हो। उस दिन के बाद से मैं उनके हर स्वभाव पर ध्यान देने लगी। जब भी मैं कमरे में जाती वे अक्सर मेरी उपस्थिति महसूस कर लेते। अगर मैं धीरे धीरे चलती तो भी उन्हें पता चल जाता। शाम को जब मैंने अपने पति से बात की तो वह हंस पड़े, अरे पापा तो बहुत समझदार हैं, वो तुम्हारे कदमों की आवाज़ से पहचान जाते होंगे। मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन मन नहीं माना। मुझे अब हर छोटी बात पर शक होने लगा था।
एक दोपहर मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई। नीचे आंगन में ससुर जी बैठे थे। सूरज की रोशनी आंगन में पूरी तरह फैल रही थी। मैंने देखा वो सीधे ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे। पहले लगा कि संयोग होगा, लेकिन जब मैं हिली तो उनकी गर्दन भी उसी दिशा में घूमी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। ससुर जी, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठा था। मैंने गहराई से देखा। उनकी आंखें खुली थी। धूप की किरण उन पर पड़ रही थी और उनकी पुतलियां हल्की सी हिल रही थी। मैंने महसूस किया कि एक अंधे व्यक्ति की आंखें ऐसे नहीं हिलती। उस दिन रात को नींद नहीं आई। क्या मेरे ससुर जी सच में अंधे हैं या सब कुछ झूठ है? तो उन्हें टकराना चाहिए, लेकिन वह बिना टकराए एकदम सटीक तरीके से बैठे। फिर मैंने उनके कमरे में जाकर हल्की सी परछाई उनकी आंखों के सामने ही की। वह तुरंत बोले, कौन है वहाँ? मैंने कहा, मैं हूँ, हर्षिता। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा बहू। अब मेरा शक और गहराता गया। फिर मैंने अपनी सखी रजनी से इस बारे में बात की, जो उसी गांव में रहती थी। उसने कहा कि सुन हर्षिता, गांव में तो लोग कहते हैं कि तेरे ससुर जी पहले बहुत चालाक आदमी थे, सबका काम अपने हिसाब से करवाते थे, लेकिन अचानक बोले कि उनकी आंखें चली गई। तब से कोई कुछ नहीं पूछता उनसे। मुझे जैसे किसी ने झटका दिया। क्या यह सब नाटक है? उस रात मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। मेरे पति सो चुके थे। मैं धीरे से उठी और ससुर जी के कमरे की ओर गई। उनके कमरे में हल्की सी लालटेन जल रही थी। वह खाट पर लेटे थे। मैंने सोचा, अगर ये अंधे हैं तो शायद रोशनी से फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जाकर धीरे से लालटेन बुझा दी और जैसे ही कमरे में अंधेरे में डूबा, उन्होंने करवट ली और धीमे से बोले, बहू, ये किसने किया? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधा मेरी दिशा में देखा और बोले, मुझे सब दिखता है बहू, मेरा खून सूख गया है। मैं वहीं से भागकर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने तय कर लिया कि अब ये राज मुझे पूरी तरह खोलना ही होगा। अगले दिन मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। मैं सामान्य रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सच्चाई जानने के लिए तैयार थी। मैंने घर के पुराने नौकर से बात की, जिसका नाम राजू था। वह बूढ़ा और भरोसेमंद था। मैंने पूछा, रामू काका, ससुर जी की आंखें कब से खराब हैं? रामू ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से बोले, बिटिया, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन मालिक जी को सब कुछ दिखता है। मैं चौंक पड़ी। क्या? पर सब कहते हैं वो अंधे हैं। रामू बोला, हाँ, सबको यही दिखाना चाहते हैं। 2 साल पहले खेत के झगड़े में वो घायल हुए थे। तब से उन्होंने दुनिया से यही कहा कि वो देख नहीं सकते, लेकिन असल में वो सब कुछ देख सकते हैं, बस किसी को पता न चले, इसलिए नाटक करते हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो यह सच है, मेरे ससुर अंधे नहीं हैं। मैंने अब तय कर लिया कि मैं उनसे सीधे सवाल करूंगी। शाम को जब घर में सिर्फ हम दोनों थे, मैंने कहा, ससुर जी, मुझे एक बात पूछनी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बेटा। मैंने कहा, आप अंधे नहीं हैं ना? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर वह धीरे से बोले, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, आपकी हर हरकत से, और रामू काका ने भी बताया। वह हंस पड़े बहुत धीरे से। तुम तेज लड़की हो, दूसरों की तरह भोली नहीं। मैंने कहा, लेकिन आपने सबको धोखे में क्यों रखा? वह बोले, क्योंकि इस घर में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती, और जब लोग समझते हैं कि मैं अंधा हूँ तो वो मेरे सामने अपनी असलियत दिखाते हैं। मैं हैरान थी। मतलब? वह बोले, तुम्हारे पति, वह वैसे नहीं है जैसे तुम सोचती हो। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है आपका? वह बोले, वह मुझसे कुछ छिपा रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चाई जानो। ससुर जी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारा पति वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मेरे पैरों से जैसे जान ही नहीं रही। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं उस आदमी पर कैसे शक कर सकती थी जिसने मुझे इतने सम्मान से इस घर में लाया, जो रोज सुबह मुझसे पूछता कि कुछ चाहिए क्या, और रात को मुस्कुराकर कहता, सपनों में मुस्कुराना मत भूलना। और फिर भी मेरे ससुर की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो झूठ नहीं लग रहा था। मैंने धीमे से कहा, क्या आप कहना चाहते हैं ससुर जी? वो कुछ पल चुप रहे और फिर बोले कि बस इतना कह रहा हूँ कि बहू, कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मेरे बेटे ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे मैं सहमत नहीं, और जब मैंने उसे रोका तो उसने कहा कि अब यह मेरा घर मेरा है, आपके आदेश नहीं चलेंगे। उनकी आवाज़ काँप गई थी। तब से मैंने ठान लिया कि अब मैं देखूंगी कि इस घर में कौन क्या है, पर किसी को बिना बताए बिना। इसलिए मैंने अंधेपन का नाटक किया। मैंने चुपचाप उनकी ओर देखा। अब मेरे अंदर डर से ज़्यादा जिज्ञासा थी। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो इस घर को बचा सकती हो। उस रात मैं देर तक जागती रही। मेरे मन में सवालों का सैलाब था। क्या मेरे पति सच में कुछ गलत कर रहे थे, या ससुर जी मुझे अपने पक्ष में करना चाहते थे? सुबह जब मेरे पति नाश्ता करने बैठे तो मैं उन्हें ध्यान से देख रही थी। उन्होंने कहा
कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ वैसे नहीं था जैसे पहले था। मैं हर चीज़ नोटिस कर रही थी। उनका देर रात तक फ़ोन पर किसी से बात करना, कभी अचानक बाहर चले जाना और लौटने पर यह कहना कि ऑफिस का काम। या धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे ससुर शायद पूरी तरह गलत नहीं है। एक दिन दोपहर को मेरे पति शहर गए हुए थे। मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी। कपड़े समेटते समेटते मेरी नज़र एक पुरानी लकड़ी पर की अलमारी पर पड़ी। वो हमेशा ताला लगी रहती थी। मुझे याद आया, उन्होंने कई बार कहा था कि इस अलमारी को मत छूना, इसमें ऑफिस की ज़रूरी पेपर हैं। पर उस दिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल आया, अगर इसमें ही कुछ छुपा है तो। ताला पुराना था। थोड़ी देर कोशिश करने पर खुल गया। अंदर ढेर सारे कागज़, रजिस्टर और कुछ पुराने फ़ोटो रखे थे। मैंने एक एक फाइल निकाली। पहली नज़र में सब समाने लगा, लेकिन जब एक लाल रंग की डायरी देखी तो दिल धड़क उठा। डायरी में लिखा था, अगर पापा सच जानते तो शायद मुझे इस घर में जगह न देते। मैंने आगे पढ़ा। मैंने खत का आधा हिस्सा बैंक में गिरवी रख दिया था। उन्हें बताया नहीं। अगर किसी को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मतलब ससुर जी सच कह रहे थे। शाम को जब मेरे पति लौटे तो मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। ससुर जी ने जैसे ही मुझे देखा पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ पता चला? मैंने सर झुका दिया। हाँ ससुर जी, आपने जो कहा था वो सच है। वो बोले, अब तुम्हें समझ आया कि मैंने अंधेपन का नाटक क्यों किया? मैंने कहा, पर अब क्या करें? अगर बैंक सब छीन लेगा तो ये घर भी चला जाएगा। वो बोले, बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को समझाओ, उसे बताओ कि झूठ से कहीं कुछ हासिल नहीं होता। मैंने कोशिश की। रात को मैंने अपने पति से बात की। मुझे सब पता चल गया है। वो हड़बड़ा गए। क्या पता चल गया है? मैंने उनकी आंखों में देखा खेत के गिरवी होने का सच। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत रहे, फिर बोले, तो अब तुम भी मुझे झूठा समझती हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन आपने छिपाया क्यों? वो बोले, क्योंकि मैं सब कुछ उधार लेना चाहता था, पापा को बताए बिना। वो मुझे बच्चा समझते हैं, लेकिन अब मैं खुद फैसले लेना चाहता था। उनकी आंखों में नमी थी। मेरा इरादा गलत नहीं था हर्षिता, बस तरीका गलत था। मैंने गहरी सांस ली। तो फिर अब सच बोलने का वक्त है। अगले दिन सुबह मैंने ससुर जी और पति दोनों को आमने सामने बिठाया। घर के आंगन में नीम का पेड़ झूम रहा था। वातावरण शांत था, लेकिन सबके दिलों में तूफान। मैंने धीरे से कहा कि अब और झूठ नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मेरे पति ने सब कुछ मान लिया। उन्होंने पिता से माफ़ी मांगी। मुझे लगा मैं अकेले सब संभाल लूँगा, लेकिन गलती हो गई। ससुर जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, गलती से बड़ा कोई नहीं। अगर तुम सच मान रहे हो तो सब ठीक हो जाएगा। उस पल मैंने देखा, दो पीढ़ियों के बीच का फासला मिट गया था। पिता पुत्र एक दूसरे को गले लगा रहे थे और मैं एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। घर में जैसे वर्षों बाद सुकून लौटा। ससुर जी ने फिर कहा, क्या मुझे अंधे बने रहने की जरूरत नहीं। इस घर की आंखें अब मेरी बहू हैं। मेरे होठों पर मुस्कान थी, पर दिल में एक गर्व का एहसास कि कभी कभी सच बोलने की हिम्मत ही किसी परिवार को टूटने से बचा लेती है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। ससुर जी के चेहरे पर अब फिर से वही चमक लौट आई थी जो मैंने पहली बार शादी के समय देखी थी। मेरा पति अब ज़्यादा शांत, जिम्मेदार और सच्चे लगने लगे थे। एक दिन ससुर जी बोले, बहू, अब मैं चाहता हूँ कि खेत का काम तुम संभाले। मैंने देखा है तेरे अंदर फैसले लेने की ताकत है। मैंने चौंक कर कहा, मैं? लेकिन मुझे तो खेती बाड़ी की समझ नहीं। वो हंसे, सीख जाएगी, पढ़ी लिखी है, तेरे अंदर हिम्मत है, और फिर घर की जिम्मेदारी वही उठा सकता है जो सच्चाई से डरता नहीं। उनके शब्द मेरे दिल में उतर गए। उस दिन से मैंने खेती के काम को समझना शुरू किया। कितनी ज़मीन है, कितना उत्पादन होता है, क्या घाटा और क्या मुनाफा, सब जानने लगी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी मुझसे पहचानने लगी। कोई कहता, देखो, शहर की बहू खेत में भी उतरती है, तो कोई कहता, ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि खुद अपनी पहचान हूँ। जीवन अब शांत भाव में लौट रहा था, पर किस्मत को जैसे शांति मंजूर नहीं थी। एक दिन बैंक का नोटिस आया कि खेत की बाकी किस्तें चुकाने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर रकम पूरी नहीं दी तो खेत नीलाम हो जाएगा। मेरे पति ने माथा पकड़ लिया, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? ससुर जी भी परेशान थे। बेटा, मैंने तो अब सब छोड़ दिया है, जो भी होगा तू संभाल लेना। मैंने कुछ देर सोचा और बोले, अगर आप दोनों कहें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। दोनों ने एक साथ कहा, कैसे? मैंने मुस्कुराकर कहा, खेतों में जो बंजर जमीन पड़ी है वहाँ हम सब्जी उगाकर बेच सकते हैं, और अगर गांव की औरतों को साथ ले ले तो 3 महीने से सारा कर्ज चुका सकते हैं। पहले तो सबको यह बात पागलपन लगी, लेकिन जब मैंने योजना समझाई, बीज, पानी और बिक्री की जगह
तक तो सब राजी हो गए। अगले दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं खेत पहुंच जाती, अपने हाथों से मिट्टी उलटती, बीज डालती और औरतों को सिखाती, डरना नहीं, मेहनत से सब मुमकिन है। गांव वालों को शुरू में यकीन नहीं था कि घर की बहू इतना बड़ा काम कर पाएगी, लेकिन हफ्ते बीतते गए और धीरे धीरे खेती में हरियाली लौटने लगी। बाजार में हमारी सब्जियां बिकने लगी। महीने भर में जो आमदनी हुई उसने सबको चौंका दिया। अब पूरा गांव मेरी मेहनत का गवाह बन गया था। 3 महीने पूरे हुए, बैंक का आदमी फिर आया। हमने पूरा कर्ज चुका दिया। ससुर जी की आंखों में आंसू निकल पड़े। बहू, तूने तो इस घर को डूबने से बचा लिया। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। मेरे पति ने मेरे सामने हाथ जोड़े। अगर तू ना होती तो शायद मैं सब खो देता। तूने जो किया वो मैं नहीं कर पाया। उस दिन मुझे लगा कि शादी की कहानी, जो कभी डर और झूठ के साए में शुरू हुई थी, अब सच्चाई और सम्मान की मिसाल बन गई है। कुछ महीनों बाद गांव में पंचायत की बैठक हुई। लोगों ने कहा, हर्षिता बहू को महिला समिति के अध्यक्ष बनाया जाए। उसने दिखा दिया कि एक औरत चाहे तो पूरा गांव बदल सकती है। ससुर जी ने गांव से कहा कि अब मुझे दुनिया देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी बहू मेरी आंखें बन गई हैं। उस वक्त मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हर्षिता, अब मुझे समझ आया कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। तूने जो हमें सिखाया वो किसी किताब में नहीं लिखा। मैं मुस्कुरा दी। आसमान में नीम के पेड़ के पत्तों से धूप छन रही थी, जैसे खुद भगवान कह रहे हो कि जब कोई औरत सच्चाई और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरा संसार उसके आगे झुक जाता है। कभी कभी झूठ की परतें किसी परिवार को बचाने के लिए बिछाई जाती हैं, लेकिन जब सच बोलने की हिम्मत एक औरत करती है तो वही घर में रोशनी बन जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।